बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चे आ गए हैं वो अटेंडेंस लगा लें और जैसे जैसे एंटर होते रहें अटेंडेंस रोल लगाते रहें साथ साथ। आज हमने पढ़ना है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बेसिकली लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को आपस में इंटरलिंक करता है। तो इसकी स्टेटमेंट ज़रा देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। इफ़ एस इज़ एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाई अ क्लोज नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व सी। ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है इसे हम सिंपल क्लोज कर्व भी कहते हैं। एंड ए हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स। ए एक वेक्टर है और उसके डेरिवेटिव्स जो वो कंटिन्यूस है। देन लेफ्ट हैंड साइड अगर गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो क्लोज्ड कर्व है। सर्कल डाला हुआ है इंटीग्रल के साथ। इंटीग्रल पे अगर सर्कल डाल दिए जाए तो वो क्लोज्ड पाथ को इंडिकेट कर रहा होता है। तो यूजुअली ये इंडिकेट कर रहा है, और अगर ना भी वो डाले तो फिर भी आपको समझ आना चाहिए कि ये क्लोज पाथ ही है। ए डॉट डी आर, वैक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट लेनी है डिफरेंशियल डी आर के साथ। और ये लाइन इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि ये लाइन इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर, और राइट हैंड साइड पे एस डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो सरफेस इंटीग्रल है। तो इस तरह से स्टोक्स थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल को इंटरलिंक करता है विद सरफेस इंटीग्रल। बाज़ का सरफेस इंटीग्रल मालूम करना मुश्किल होता है, तो हम सरफेस इंटीग्रल को इस लाइन इंटीग्रल की मदद से मालूम कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एन डी एस को उसने लिखा हुआ है डी एस वैक्टर। अब डी एस के ऊपर वैक्टर डाल देंगे। एन चूँकि यूनिट नॉर्मल वैक्टर होता है तो डी एस जो है उसकी मैग्नीट्यूड को एन के साथ मल्टीप्लाई करा दें और डी एस वैक्टर बन जाता है। वेयर सी इज़ द ट्रैवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब आप इसको आगे इसका देखते हैं कि यूज़ कैसे करना है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो वो कह सकता है कि अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, सॉरी वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। जब वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम कहेगा तो फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला ए डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल मालूम करना है, उसका आंसर आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे एस डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस का आंसर लेके आना है। दोनों बराबर आएंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। या फिर कभी वो कहेगा अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, तो उसमें लाइन इंटीग्रल अगर उसने दे दिया और अप्लाई स्टोक्स थ्योरम कहा है तो फिर लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट मालूम नहीं करेंगे बल्कि सरफेस इंटीग्रल मालूम करेंगे। और अगर सरफेस इंटीग्रल दिया है तो लाइन इंटीग्रल मालूम करेंगे इस फार्मूले की मदद से, अगर वो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, the line integral of the tangential component of vector A taken around a simple closed curve C equals to the surface integral of the normal component of the curl of A। ये अगर आप देखें A डॉट डी आर क्या बन जाएगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो साथ कर्व सी दी हुई है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। राइट हैंड साइड पे डेल क्रॉस A जो है कर्व होता है, और एंड उसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट ली जाती है एन के साथ तो वो कर्व की नॉर्मल कंपोनेंट बन जाती है। इसलिए वो ये कह रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए। तो ये हम इसकी सेंटेंस बन जाता है हमारे पास। अब जैसे मैंने अभी बताया था तो वो कहेगा वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। अब ये स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए वो क्या करता है, उसमें आपके पास ए इज इक्वल टू दिस और ये दिया हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए लाइन इंटीग्रल आपने एवेल्यूएट करना है। ये याद रखें कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल 1 जो दिया हुआ है ये सफ़ियर है जिसके रेडियस 1 और सेंटर ओरिजिन। तो हमें चूँकि वेरीफाई करने के लिए कहा है तो लाइन इंटीग्रल भी मालूम करना और सरफेस इंटीग्रल भी मालूम करना। वेक्टर ए दे दिया, ये आ गया, तो स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट, ये स्टोक्स थ्योरम कहता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले एवेल्यूएट करते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मालूम करने के लिए वी हैव टू फाइंड डी आर। एज वी नो आर इज द पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ई के। डी आर विल बी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। नाउ इफ वी टेक
dot product of a dot dr. So look at here, this is vector a, 2x minus I, 2x minus yi minus yz square j minus y square zk, and dr dxi plus dyj plus dzk. Now a dot dr जो है, this is equation number 5. Now since c is the boundary of the upper half of the sphere xk plus y square, it is given, it is the boundary of the upper half of the sphere. तो अपर हाफ ऑफ द स्फीयर जो बनेगा दैट विल बी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, बिकॉज इन द अपर हाफ जेड 0 हो जाएगा। तो अब ये सर्कल चूँकि अपर हाफ बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है, एक्स इज इक्वल कॉस टी, वाई इज इक्वल साइन टी, जेड इज इक्वल 0 एंड टी लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब आप इन सब्स्टिट्यूशन को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो ए डॉट डी आर क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 2 कॉस टी माइनस साइन टी, और डी टी डी आर आ जाएगा ये डी कॉस टी। तो आपके पास आ जाता है कॉस टी का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में आप डेफिनेटली किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट, और 0 to 2 पाई लिमिट्स हैं उसकी। ये आपके पास बन गया -2 साइन टी, -2 कॉस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी। और अब आप इंटीग्रेशन करने से पहले 2 साइन टी कॉस टी का फार्मूला लगा दिया, वो बन गया साइन 2t, और साइन स्क्वायर टी का बन गया 1/2 1 माइनस कॉस 2। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन कर दें, माइनस साइन टी की इंटीग्रेशन, साइन 2t की इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉस 2t और 2, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, इस तरह कॉस 2t की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2t ओवर 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट करते हैं, तो फिर आपके पास आंसर जो है, ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो इसका आंसर पाई आ गया। नेक्स्ट वी इवैल्यूएट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल एज फॉलोज। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो डेल क्रॉस ए फाइंड करते हैं। जैसे आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो लेते हैं वेक्टर्स की, तो उसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। फर्स्ट रो में आई जे के और सेकंड रो में आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, और थर्ड रो में वेक्टर ए होता है। तो ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा के। अगर आप इसको एक्सपेंड करें, मैंने स्टेप्स नहीं किए, आप खुद कीजिएगा। अब सरफेस इंटीग्रल लगते हैं डेल क्रॉस ए डी एस। तो डेल क्रॉस ए की वैल्यू पर मालूम की हुई है, वो लगाई, और डी एस आपको पता है किस बराबर होता है, डी वाई और डी एक्स, और एन आपके पास यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, के, और नीचे आपके पास के की मैग्नीट्यूड आई है, के डॉट के की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। लिहाजा आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज़, तो लिमिट्स आपके पास हैं -1/x -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये y की वैल्यू पर से निकाली हुई है जो आपके पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, वहाँ से आपने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट लिया तो वाई इक्वल प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बन गया। फिर जब आप वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसका मतलब वाई लाइन जो है हमारी पूरी समेशन हो जाएगी उसके लॉन्ग, तो फिर उसको 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 और एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1, इसलिए एक्स की लिमिट्स लगी हैं -1 से 1। अब आपको ये याद ही है, मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है कि अगर आपके पास इवन फंक्शन है और इंटीग्रल जो है उसकी लिमिट्स -a to a हैं, तो फिर बाहर इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, लिमिट 0 से a ले लेते हैं। तो यही किया है 0 to a, यानी 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दूसरी 0 to 1 किया। इवन फंक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 की, y की इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे 1 की, और 1 इवन फंक्शन है क्योंकि उसमें x है ही नहीं है, x की जगह -x भी कर दिया जाएगा तो वैसे का वैसे नहीं। अल्टीमेटली हमने जब लिमिट पुट की है अपर लिमिट y की इंटीग्रेशन करके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए आप अगर x इक्वल टू साइन टी पुट कर दें, तो फिर आसानी से आप इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं, और वो भी आपके पास पाई आ गई है। और अब आप इक्वेशन नंबर 6 और 7 को इक्वेट करें, तो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती हैं। इस तरह से स्टोक्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें उसने वेरिफिकेशन के लिए नहीं कहा हुआ,
हेमीस्फीयर का मतलब होता है आधी स्फीयर, और अबव एक्स वाई प्लेन ये भी अपर हाफ बन जाएगा। इसमें उसने कहा वैल्यूएट करें, साथ उसने कह दिया है वैल्यूएट करें, और आप इसको डायरेक्ट भी वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए। तो स्टोक्स थ्योरम आपका ये कहता है कि ये दिस डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस बराबर होगा सी ए डॉट डी आर। तो ए डॉट डी आर पहले फाइंड करते हैं, एक्स इक्वल टू 4 कॉस थीटा प्लस वाई इक्वल टू 4 साइन थीटा जेड इक्वल टू 0 होगा। ए डॉट डी आर फाइंड किया और उसमें वैल्यू पुट की, और फिर आप उसकी इंटीग्रेशन करते हैं और उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यू गेट द आंसर -16 पाई। इसमें चूँकि वैल्यू उसने वैल्यूएट करने के लिए कहा था, वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा था, तो वो जस्ट वैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल। नेक्स्ट एग्जांपल इज सिमिलर एग्जांपल, you just have to find the a dot dr and then you have to evaluate upper limit और lower limit, और ये इस तरह आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपको मेरा ख्याल है मिड टर्म का तो पता चल गया होगा, ये मिड टर्म कब हो रहा है, और अगर आपको उसका पता चल गया है तो मेरे साथ भी ज़रा शेयर कर लें, ठीक है।